Hello students, welcome to our channel Dream Big classes with Hada sir for commerce specialist। तो आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंट्स के पार्ट सेकंड शेयर कैपिटल के लिए। हमने सोल प्रॉपर्टीशिप को 11th में पढ़ लिया, पार्टनरशिप को इसके जस्ट पहले हमने सारा डिस्कशन कर लिया बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तक। अब हमारे कोर्स में जो है अकाउंट सेकंड पार्ट के अंदर शेयर कैपिटल है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ऑफ कंपनी है। तो पहले हम शेयर कैपिटल के बारे में डिस्कशन करेंगे। शेयर कैपिटल जो कंपनी जब हम एस्टैब्लिश करते हैं तो उसमें हम कैसे अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे, किस तरह से करते हैं, जो हमारे कोर्स में है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो अब देखते हैं, हम पीछे अपने नोट्स बने हुए हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा और लार्ज कर देते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल मीनिंग्स, पहले मैंने सारे इस चैप्टर के अंदर जितने मीनिंग्स हो सकते हैं सारे मैं यहाँ पे लेके आ गया हूँ, और कुछ जो पॉइंट्स बाकी जो अलग जो मीनिंग्स में नहीं डाल सकते उनको अलग से डिस्क्राइब करना पड़ता है, तो उनके अपने अलग से नोट्स बना रखे हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम मीनिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और अलग अलग वीडियो बनाएंगे अलग अलग टॉपिक के, ताकि आपको भी सहूलियत रहे कि हमें कौन सा टॉपिक समझना है, तो आप उस पर जाके क्लिक करके समझ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। मीनिंग फर्स्ट, कंपनी। तो कंपनी अकाउंट्स, अकाउंट फॉर शेयर कैपिटल ये चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि हम ये अकाउंट्स किसके लिए बना रहे हैं, कंपनी के लिए। तो कंपनी है क्या? अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विथ अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ के द्वारा क्रिएटेड है। हम भी पर्सन है लेकिन हम गॉड के द्वारा क्रिएटेड है। कंपनी जो है वो क्रिएटेड होती है लॉ के अकॉर्डिंग। इंडिया में जो है कंपनी लॉ चलता है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। पहले 56 चल रहा था, चेंज हो गया अमेंडमेंट 13 और 14 में कुछ और चेंजेस किए गए तो वो है, लेकिन एक्ट जो है वो 2013 का है। हैविंग सेपरेट एंटिटी, तो सेपरेट एंटिटी का मतलब इस कंपनी की, इसके ऑनर्स यानी डायरेक्टर्स जो भी होते हैं, ऑनर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, जो कंपनी के रियल ऑनर होते हैं शेयर होल्डर्स, उससे इनकी पहचान अलग होती है। आप कोई भी प्रोडक्ट किसी कंपनी का खरीदते हैं और अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है तो आप क्लेम करेंगे तो उस कंपनी के खिलाफ करेंगे, न कि उसके ऑनर के खिलाफ, क्योंकि कंपनी ने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया है, कंपनी ने आपको परचेज सेल किया है, तो आपका जो है लाइबिलिटी जो है वो कंपनी की आपके थ्रू होती है और आपकी उनके ऊपर सेट होती है, तो आप उसके ऊपर कर सकते हैं। इसलिए परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील, तो इसमें खुद की कॉमन सील होती है जो एक सिग्नेचर का काम करती है। जैसे हम अपना साइन करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, तो इसमें भी कंपनी जो है खुद के साइन होते हैं, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलके एक सील बनाती होती है। वो सील लगती है जो उनके साथ में आपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो वो वहाँ सील लगती है, वो कॉमन सील कहते हैं, वो जो एक कंपनी के सिग्नेचर होते हैं। दूसरा पॉइंट पे हम जाते हैं, शेयर ओनली शेयर्स, कि इट इज यूनिट इनटू विच शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड। हमने देखा होगा पहले भी कि पार्टनर्स क्या करते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अपनी एसेट्स इन्वेस्ट करते हैं। तो जो ऑनर्स इन्वेस्टमेंट है या पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। किसी भी कंपनी में यहाँ पर भी आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट रहती है, तो कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करती है। तो उस शेयर की एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है, उस अमाउंट को जिस छोटी छोटी यूनिट में डिवाइड किया हुआ होता है, उस यूनिट को हम शेयर कहते हैं, ठीक है। जैसे 10 लाख रुपए हैं तो 10 लाख में रेट क्या है कि एक यूनिट की रेट 10 रुपये है, तो शेयर्स हमारे हो गए 1 लाख, ठीक है। तो 1 लाख शेयर्स जो हुए
वो हमारी क्वांटिटी है, बल्क है, उसको रेट से मल्टीप्लाई किया, 10 रुपये मतलब 1 यूनिट के 10 रुपये हैं तो 1 लाख के 10 लाख हुए। ठीक है, इस तरह से हम समझेंगे आगे। फिर है कैपिटल। अब कंपनी के अंदर कैपिटल क्या है कि कैपिटल मीन्स अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग रेवेन्यू इन केस ऑफ कंपनी money is contributed by public and people who contributed money are called shareholders। तो मैंने भी बताया आपको कंपनी क्या करती है, एक कंपनी के अंदर जो पब्लिक या जो शेयर होल्डर है वो कंपनी के अंदर पैसा अपना इन्वेस्ट करती है शेयर्स में। अगर वो कंपनी के शेयर खरीदती है तो कंपनी के लिए वो कैपिटल है। किसका इन्वेस्टमेंट है? पब्लिक का। अब जैसे वो शेयर खरीदता है, पैसा इन्वेस्ट करता है, तो उसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स। तो मीन्स अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। कोई भी पैसा क्यों इन्वेस्ट करेगा? ताकि उसको रेवेन्यू मिले, रेवेन्यू जनरेट हो, इनकम हो। तो उसके लिए इन केस ऑफ कंपनी की कंडीशन में मनी इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय पब्लिक, पब्लिक कॉन्ट्रीब्यूट करती है या जो लोग हैं एंड पीपल हु कॉन्ट्रीब्यूटेड मनी आर कॉल्ड शेयर होल्डर। जो लोग कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं उसको बोलते हैं शेयर होल्डर्स। अगला एक मैंने पॉइंट लिखा है प्रॉस्पेक्टस। तो कंपनी को अगर फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है तो वो शेयर इशू करती है। दो ऑप्शन होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल रिसोर्सेज। जिसमें इंटरनल रिसोर्सेज में एक पॉइंट आता है शेयर्स या डिबेंचर्स। अगर कंपनी को शेयर से मनी कलेक्ट करना है या डिबेंचर से कलेक्ट करना है तो कंपनी अपना एक प्रॉस्पेक्टस मार्केट में इशू करती है। प्रॉस्पेक्टस का मतलब ये वो चीज़ है जहाँ कंपनी के बारे में सारी डिटेल दी होती है और हमें उसके बारे में डिटेल पढ़ना है, पसंद आए, हमें एग्री है एग्रीमेंट से, तो हम इसमें लास्ट में एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो फिलअप कर देते हैं। फिलअप करके पब्लिक जो है वो शेयर खरीद लेती है और कंपनी को पैसा भेज देती है। उसको एप्लीकेशन मनी कहते हैं। अब कंपनी या तो सारा पैसा एक साथ मंगा लेती है या फिर कंपनी जो है वो इंस्टॉलमेंट में मंगा लेती है। पानी पी लेती है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रॉस्पेक्टस इट इज एन इन्विटेशन टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। एक इन्विटेशन है जो कंपनी पब्लिक में जारी करती है, पब्लिक को देती है कि ये हमारा कंपनी है, ये हमने शेयर या डिबेंचर इशू किए हैं, इसकी प्राइस ये है, इतने टाइम बाद रिफंड होगा, नहीं होगा, कब होगा, क्या डिविडेंड रेट होगी, किस तरह से डिविडेंड देंगे, एनुअली देंगे, हाफेली देंगे, या इंटरेस्ट देंगे तो कैसे देंगे, हाफेली देंगे, एनुअली देंगे, किस तरह से देंगे और कौन सी कंडीशन में देंगे। वो सारी कंपनी के बारे में भी, ऑनर्स कौन है, डायरेक्टर्स प्रेजेंट टाइम में कौन है और मेन ऑफिस कहाँ है, क्या बिजनेस है, वो सारी डिटेल उसके अंदर दी होती है। लास्ट अगर नई कंपनी है तो अपना बताएगी क्या सिस्टम है, कैसे करेंगे, पुरानी है तो अपना बैलेंस शीट भी शो करेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी शो करेगी। तो पब्लिक क्या करती है, उस इन्विटेशन को देखती है, पसंद आता है तो फिर वो शेयर खरीद लेती है। जैसे हमारे शादी ब्याह में इन्विटेशन आते हैं तो हमको लगता है कि यहाँ जाना चाहिए और ज़रूरी है तो हम जाते हैं, नहीं जाना है तो नहीं जाते हैं। कई लोग नहीं जाते हैं कई इन्विटेशन पे। तो कंपनी जो है काफ़ी शेयर्स इशू करती है। तो इशू करने से पहले इस प्रॉस्पेक्टस इशू करती है। उसके बाद अगला टॉपिक है शेयर कैपिटल। कैपिटल रेज बाय इशू ऑफ शेयर इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। कैपिटल बढ़ती किससे? जब हम मार्केट में शेयर इशू करेंगे, पब्लिक लेगी तो कंपनी के पास पैसा आएगा तो वो उसको बोलेंगे शेयर कैपिटल, जो बल्क में छोटे छोटे टुकड़ों में आके एक बल्क अमाउंट बन जाता है। अब शेयर कैपिटल भी इसको डिवाइड करते हैं अलग अलग टॉपिक में। ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब के आपस दो पार्ट है जिसको मैंने नंबरिंग से डाला है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। और एक टॉपिक है पेड अप कैपिटल, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व। तो ये हम पॉइंट्स डिस्क्राइब करते हैं
ऑथराइज कैपिटल, इसको मैं आपको वापस अभी बोर्ड पे भी क्लियर कर दूंगा कैसे इसको हम शो करते हैं। तो ऑथराइज कैपिटल आल्सो कॉल्ड एज नॉमिनल, तो ऑथराइज कैपिटल को हम नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं और रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। तो आल्सो कॉल्ड एज नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल, इट इज द मैक्सिमम amount of capital a company can issue, it is stated in memorandum of association। कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इसके बारे में हमको दिया होता है, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं इसमें काम। तो ऑथराइज कैपिटल को हम अभी बोर्ड पे समझेंगे कि ऑथराइज कैपिटल जो है ऑथराइज को हम नॉमिनल भी बोलते हैं। राइटिंग थोड़ी मेरी खतरनाक है तो आप देख लीजिएगा। ऑथराइज या नॉमिनल कैपिटल ये वो कैपिटल है जो कंपनी के एमओए में तय की जाती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, कि मैक्सिमम आपकी लिमिट क्या होगी। मैक्सिमम लिमिट क्या होगी, इतने शेयर आप इशू कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं ऑथराइज या नॉमिनल या रजिस्टर्ड कैपिटल। सपोज करो कि आपको कंपनी ने ऑथराइज किया है 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, यानी मैक्सिमम आप शेयर कितने इशू कर सकते हैं 1 लाख, रेट क्या है 100 ईच। तो ये आपकी मैक्सिमम लिमिट है। आप चाहो तो सारे इशू कर दो, आप चाहो तो इससे कम, इससे ज़्यादा आप इशू नहीं कर सकते पब्लिक में। यही होती है ऑथराइज या नॉमिनल कैपिटल। दूसरा इसका पोर्शन जो होता है वो ये होता है इशूड। इशूड कैपिटल ये वो कैपिटल है जो आपको ऑथराइज किया था 1 लाख। अब आपको अगर जितनी रिक्वायरमेंट है कंपनी को, कंपनी उतने ही शेयर मार्केट में इशू करेगी। सपोज करो कंपनी को 80,000 की रिक्वायरमेंट है तो वो 80,000 शेयर्स इशू करेगी। रेट तो वही रहेगी 100 ईच। तो इसको कहते हैं इशूड कैपिटल। पब्लिक में आपने इतने के प्रॉस्पेक्टस इशू किए 80,000 शेयर्स के, तो वो चाहे तो इतने शेयर्स ले लें, ठीक है। अब वापस हम बैक चलते हैं अपनी स्क्रीन में, ठीक। तो इसमें आता है इशूड कैपिटल। तो इशूड दिस इज पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल, ये ऑथराइज कैपिटल का पार्ट है। विच इज ऑफर टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, इट कैन नॉट एक्सीड ऑथराइज कैपिटल। ये ऑथराइज कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो आपको मैक्सिमम जो है लिमिट आपकी ऑथराइज रहती है, ये आप जितना चाहे ऑथराइज में से इतना इशू कर सकते हैं। कॉल्ड अप कैपिटल, इट इज द अमाउंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। यहाँ नॉमिनल वैल्यू का मतलब ये है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू ऑफ शेयर, जैसे अभी अपन ने देखा था कि 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, तो ₹100 ईच जो दिया हुआ था वो आपके जो है और ये अपने फेस वैल्यू है, जिसको बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स दैट हैज बीन कॉल्ड अप बाय अ कंपनी फॉर पेमेंट बाय द सब्सक्राइबर टुवर्ड्स द शेयर्स। सपोज करो कि अपन ने 1 लाख में से 80,000 शेयर इशू किए थे। कितने किए 80,000। अब इसकी रेट क्या है कि रेट तो है 100 ईच, लेकिन कंपनी ने कॉल्ड कितना किया है कि कॉल्ड अब सपोज करो 80 रुपीज किया है। कितना किया है 80 रुपीज। तो 80,000 को 80 से करेंगे 6,40,000 हमारी कॉल्ड अप कैपिटल होगी कि हमारे इतनी कैपिटल तो आनी चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल
कि इट इज द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इशूड बाय कंपनी डेट इज सब्सक्राइब। अब आपने शेयर कितने इशू किए थे, अब ये क्वांटिटी की बात आ गई है। यहाँ प्राइस की थी फेस वैल्यू, कॉल्ड अप में सब्सक्राइब में 80,000 शेयर्स है आपने इशू किए थे। अब पब्लिक से कितने आते हैं कि सपोज करो पब्लिक से आए 78,000, 80 पूरा भी आ सकता है, इससे कम भी आ सकता है। कम कितना जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% ऑफ इशूड कैपिटल का होता है कि आपने क्वांटिटी कितनी की थी 80,000, इसका 90% आपको एप्लीकेशन आनी चाहिए। तो 90% मतलब 72,000 तक आना चाहिए। तो हमारे 75,000 भी आ सकता है एप्लीकेशन, 78 भी आ सकता है, 80,000 भी आ सकती है। तो जो आती है उसको कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जो आपको एप्लीकेशन मिली है वो आपको सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं उसको। ठीक, आगे आता है सब्सक्राइब्ड अब जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है ये भी दो तरह की होती है। एक होती है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, एक होता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इशूड बाय अ कंपनी दैट इज सब्सक्राइब्ड ऑन विच द कंपनी हैज कॉल्ड एंड आल्सो रिसीव्ड एंटायर अमाउंट नॉमिनल एंड फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। कि जैसे आपने 80,000 शेयर्स एट द रेट ₹80 पर शेयर आपने कॉल किया था और पूरे 80,000 पे पूरे 80 रुपीज हमको रिसीव हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको कहते हैं फुल्ली पेड। ठीक है, अब सपोज करो, पहले इसको रीड कर लेते हैं फिर समझाते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इशूड बाय अ कंपनी दैट इज सब्सक्राइब्ड बट द कंपनी हैज नॉट रिसीव्ड एंटायर नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। आपने 80,000 शेयर इशू किए थे एट द रेट ₹80 पर शेयर। अब इसमें से एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसके पास 1000 शेयर्स है, उसने सिर्फ आपको 60 रुपीज ही पे किया है, तो कितना पेड नहीं किया, 20 रुपीज। इसका मतलब ये कौन सी कैपिटल हुई, सब्सक्राइब्ड तो पूरा 80,000 हुआ है बट नॉट फुली पेड अप। 80 की जगह एक शेयर होल्डर ने 60 रुपीज ही पेड किए। तो यहाँ पे जब हम शेयर का कैपिटल बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये तो पूरा शो होगा 80,000 को 80 रुपीज से, लेकिन अगर 1,000 इसमें नॉट फुली पेडअप है तो 80,000 में से 1,000 माइनस करेंगे तो फुली पेडअप कितने शेयर्स हुए, 79,000। तो जब बैलेंस शीट में शो करेंगे, हम डिस्क्राइब भी करेंगे, बैलेंस शीट भी शो करें, बताएंगे आपको प्रैक्टिकली, तब और समझा देंगे। तो जब बैलेंस शीट में शो करेंगे तो आप ये देखोगे कि कितने शेयर इशू किए, सब्सक्रिप्शन कितनी आई, उसमें से कितने शेयर होल्डर ऐसे हैं जो पूरा पेमेंट नहीं कर रहे हैं। कि हमने देखा कि 1,000 शेयर्स होल्डर, 1,000 शेयर्स ऐसी मनी है जो हमको पूरा पेमेंट रिसीव नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो कितने पे पूरा रिसीव हो रहा है, तो 80 में से 1,000 माइनस कर देंगे 79,000 का, तो ये तो आएगा सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप 79,000 शेयर एट द रेट 80 पर शेयर, वो शो कर देंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ 1,000 को अलग से शो करेंगे कि 1,000 एट द रेट 80 पर शेयर बट 60 रुपीज आज रिसीव। तो 20 रुपये क्या हुआ, वो कॉल्स इन एरियर हुआ, तो वो हमको पैसा नहीं मिल रहा है। तो कैसे शो करेंगे बाद में बताएंगे आपको बैलेंस शीट में। ठीक है, अब इसको हम पीछे जाते हैं। पेड अप कैपिटल। अब पेड अप कैपिटल का मतलब कितना पेड किया, वही है जो फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली सब्सक्राइब्ड की तरह ही है। पेड अप का मतलब कि जितने शेयर होल्डर है, जैसे कि 80,000 शेयर्स आपने इशू किए थे, सब्सक्राइब भी 80,000 हुआ है, तो पेड कितना किया आपने, कॉल कितना किया था 80। अब इसमें से किसी ने शेयर होल्डर ने 60 रुपये पेड किए, तो जितने पेड किए वो पेड अप कैपिटल। बाकी के 20 रुपये क्या है, तो कि बाद में मांगेंगे। उसके बाकी के 20 रुपये क्या है, हो सकता है आपने रिजर्व में रखा हो, तो उसको भी समझाएंगे अभी। ठीक है, अब रिजर्व कैपिटल, ये आ गया पॉइंट, रिजर्व कैपिटल। अब 100 रुपये की फेस वैल्यू थी, आपने शेयर 80 पे इशू किया, आपने सोचा कि 20 रुपये हम जब कंपनी वाइंड अप करेंगे,
जब हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी तब हम शेयर होल्डर से 20 रुपए की डिमांड कर देंगे। तो ये 20 रुपए हमारा रिजर्व कैपिटल होगा। ठीक है, अब 80 रुपीज के शेयर है, आपने 60 पे इशू किए, तो 60 पे इशू किए तो वो 20 रुपए का गैप क्या है 80 और 60 में, तो वो हम बाद में जब रिक्वायरमेंट होगी तभी भी मांग लेंगे, कभी भी मांग सकते हैं, इसलिए वाइंड अप की जरूरत नहीं है। और ये हमारी रिजर्व कैपिटल नहीं है, ये जो 20 रुपए ये हमारी अनकॉल्ड कैपिटल है। तो कॉल्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, जितना पेड किया 20 रुपए अनपेड हुआ, वो अनपेड जब भी पेमेंट होगा वो कर लेंगे, कॉल कंपनी कॉल करेगी तो बाकी 20 रुपए आपके रिजर्व कैपिटल में। तो इट इज पार्ट ऑफ इंक्रीज कैपिटल। तो रिजर्व कैपिटल क्या है, कैपिटल को इंक्रीज करने, जो इंक्रीज करते हैं, इशू करते हैं, उसका एक पार्ट है। अ पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड शेयर कैपिटल। जैसे मैंने कहा था कि हमने 100 रुपए के शेयर है 80 पे इशू किए, तो 20 रुपए हमने रख लिए, ये अनकॉल्ड कैपिटल हुई। या सपोज करो हमने 60 रुपए ही कॉल किया तो 40 रुपए अनकॉल्ड हुआ, 40 में से 20 रुपए हमने रख लिए रिजर्व में कि जब भी कंपनी को जरूरत पड़ेगी वाइंड अप के टाइम तब हम मांग लेंगे। तो ये अनकॉल्ड शेयर कैपिटल ऑफ एन अनलिमिटेड कंपनी विच कैन बी कॉल्ड ओनली इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी है तो सिर्फ कंपनी जब वाइंड होगी, वाइंड अप होगी, बंद होगी, क्लोज होगी, कंपनी को बंद कर दिया जाएगा, अब हमारी कंपनी आगे नहीं रखनी है, तब उस टाइम वो 20 रुपये कंपनी कॉल करेगी अपने शेयर होल्डर से कि भाई पैसा लाओ ताकि हम अपनी लाइबिलिटीज का पेमेंट कर दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैपिटल रिजर्व, अब कई बार ये वर्ड आता है रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व। अगर रिजर्व पहले वर्ड आया, इसका मतलब जो आपने शेयर इशू किए हैं उसमें कुछ आपने मनी फेस वैल्यू का कुछ वैल्यू आपने रख ली है, जब बाइंडिंग होगी कंपनी तब मांगेंगी, तो वो है रिजर्व कैपिटल। कैपिटल रिजर्व क्या है, इट्स ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ये वो प्रॉफिट है जो अलग एक्टिविटी से होता है। इट इज कैपिटल प्रॉफिट नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। ये कैपिटल प्रॉफिट है जो किसी भी शेयर्स को डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड in the balance sheet of the company as reserve and surplus under the heading shareholders fund। ये बैलेंस शीट के शेयर होल्डर फंड के सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस में सिर्फ शो किया जाता है। ये बनता कैसे है, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। 11th क्लास में भी आपने जहाँ क्लास पढ़ी होगी बताया होगा, नहीं बताया तो फिर आप हमारे 11th क्लास के वीडियो बनेंगे, अभी बनाए नहीं हमने, सिर्फ 12th को हमने टारगेट लिया है, तो वो भी इशू कर देंगे, उसमें भी आप डिटेल में हम बताएंगे अच्छे से, देख लेना। और छोटा छोटा मोटा बता देता हूँ। जैसे आपने कंपनी की कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल रिजर्व में ही जाता है। जैसे हम समझ लें कि हमारे कोई एसेट्स है, हमने प्लांट है पुराना हो गया था बेच दिया, अब 10 लाख का प्लांट था हमने 12 लाख में बेच दिया, 2 लाख रुपये हमारे एडिशनल गेन हो गया, वो गेन हमारे कैपिटल रिजर्व में जाता है। ठीक है, इसी तरह से शेयर फॉरफिटेड किए हैं फिर वापस री इशू किया है, तो जितने फॉरफिटेड शेयर में से जितने शेयर री इशू किए हैं उसका फॉरफिटेड अमाउंट जितना बचेगा वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट होगा जो हमारे कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम इस चैप्टर में भी आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसके पॉइंट सारे क्लियर कर देते हैं आज। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल कितने तरह की होती है, टाइप्स ऑफ शेयर्स 2 तरह के, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। 2 टाइप्स के होते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ शेयर कैपिटल विच कैरीज प्रेफरेंशियल राइट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड पेमेंट एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स इफ द कंपनी इज वाइंड अप। इसका मतलब यह है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो है जिसमें एक प्रेफरेंशियल अलग से 2 राइट्स मिलते हैं प्रेफरेंस होल्डर को। वो 2 राइट्स कौन से हैं, एक तो डिविडेंड का, अब डिविडेंड मीन्स शेयर इन प्रॉफिट्स। अब कंपनी के ऑनर है तो शेयर तो मिलेगा ही, लेकिन ऑनर तो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होते हैं, ये भी शेयर होल्डर ही है लेकिन ये ऑनर नहीं होते हैं।
इसलिए जब भी कंपनी अपने प्रॉफिट में से सारे खर्चे निकाल दिए, नेट प्रॉफिट आ गया, टैक्स दे दिया, उसके बाद जो प्रॉफिट बचा है उसका हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शेयर होल्डर में। अब शेयर होल्डर दो तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स। तो फर्स्ट हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड का पेमेंट करेंगे। पैसा बचेगा, कंपनी चाहेगी तो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देगी, लेकिन पहला राइट्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर का है इक्विटी शेयर से पहले। दूसरा एक तो डिविडेंड का हो गया, डिविडेंड पेमेंट। ये एक है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। अब रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का पेमेंट कब करते हैं? जब कंपनी वाइंड अप होती है। तो वाइंड अप होने पर इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करना होता है। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर में एक और चीज़ है कि जरूरी नहीं है कि वाइंड अप हो तभी इसका पेमेंट करें, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि बीच इनका टर्म्स पे हो, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 7 साल, तो उतने ईयर बाद जब उसका रीपेमेंट करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, तो वो आपको करना ही है। इक्विटी शेयर होल्डर का तो वैसे ही कंपनी वाइंड अप होगी तभी होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो ये दो राइट्स होते हैं, डिविडेंड पहले लेने का राइट्स होता है इक्विटी शेयर होल्डर से पहले, और वाइंड अप होती है तो वापस रीपेमेंट का भी पहले राइट्स होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। तो ये दो राइट्स होते हैं। दूसरा है इक्विटी शेयर कैपिटल। इट इज शेयर कैपिटल विच नॉट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये वो शेयर कैपिटल जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है। ये थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। कंपनी जब मार्केट में शेयर इशू करती है तो पब्लिक एप्लीकेशन प्रॉस्पेक्टस देखेगी, एप्लीकेशन फॉर्म भरेगी और कंपनी को शेयर बेच देगी, और साथ में एप्लीकेशन मनी भी। अब कंपनी के पास शेयर्स आए हैं, तो जब तक कंपनी के पास मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन नहीं होता तब तक कंपनी शेयर इशू अलॉट नहीं कर सकती। मिनिमम 90, मैक्सिमम 100 से बाहर भी हो सकता है। एप्लीकेशन जितने इशू किए उससे ज़्यादा हो सकते हैं। ज़्यादा होते हैं उसको ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, कम होते हैं उसको अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। ये 90% तक आता है, इसको अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो कंपनी शेयर का अलॉटमेंट तभी कर सकती है जब मिनिमम 90% एप्लीकेशन आ जाए। इसलिए जब तक कंपनी अलॉटमेंट नहीं करेगी तब तक उस पैसे का यूज भी नहीं कर सकती। अब कैसे नहीं कर सकती? आप तो सोचो कि कंपनी को पैसा भेज दिया हमने, तो कंपनी का पैसा भेजा उस बैंक अकाउंट में गया है जो कंपनी इस शेयर के लिए ही अकाउंट अलग से बनाती है, खोलती है, तो वो अकाउंट एक तरह से फ्रीज जैसा रहता है। मतलब उस कंपनी इस पैसे को यूज नहीं कर सकती जब तक कि मिनिमम 90% शेयर्स एप्लीकेशन नहीं आती। तो जब आ जाती है तो शेयर कंपनी अलॉट कर देगी, यानी रख लेगी। अलॉटमेंट मतलब रख लेना। तो अलॉटमेंट इज द एलोकेशन ऑफ द शेयर्स टू द सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स बाय अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। तो सारी एप्लीकेशन आ गई, तो डायरेक्टर कंपनी क्या करेगी? उस शेयर को अलॉट कर देगी, रख लेगी कि हमने आपके शेयर्स रख लिए हैं, अब आपका सर्टिफिकेट तैयार है, आप ये ले जाओ, अब आप शेयर होल्डर बन गए। प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर होल्डर आप बन गए। तो जब से अलॉट करते हैं। अब अगला है अलॉटमेंट मनी। जिस दिन कंपनी शेयर अलॉट करती है, देखो एप्लीकेशन आने की डेट अलग होती है, अलॉटमेंट की डेट अलग होती है, तो ये 2 डेट के बाद तीसरा जो है वो उसी डेट को अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री करेंगे। अगर आपके इंस्टॉलमेंट पे है, अगर शेयर लमसम पे इशू कर रहे हैं, एक साथ में पेमेंट ले रहे हैं, तो फिर ये जिस दिन अलॉट होगा उसी दिन, कोई आगे ये वाला कोई वर्ड मतलब नहीं है। ये कब है? जब आप इंस्टॉलमेंट में इशू करते हैं। तो जैसे शेयर अलॉट करते हैं तो अलॉटमेंट मनी आप कॉल करेंगे शेयर होल्डर से, और वो सेम डेट रहेगी। द अमाउंट पेबल ऑन अलॉटमेंट इज कॉल्ड अलॉटमेंट मनी। जो अलॉटमेंट मनी ड्यू रहती है उसको कहते हैं अलॉटमेंट मनी। ये ड्यू हो गया। फिर अब शेयर कितने तरह से इशू कर सकते हैं? तो 2 है। एक तो इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, एक शेयर इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। या तो हम कैश में शेयर इशू करेंगे या कैश के अलावा किसी और रीजन से। मोस्ट ऑफ कंपनियां
कैश के लिए ही इशू करती है, उनको फंड चाहिए, बड़ा पेमेंट चाहिए ताकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल में यूज कर सकते हैं उसके लिए। तो ये होता है इट मीन्स कंसिडरेशन शेयर इश्यूड बाय वे ऑफ कैश, कैश में। दूसरा है व्हेन अ कंपनी परचेज एनी फिक्स्ड एसेट्स और बिजनेस, यानी कंपनी किसी भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट को यानी असेट्स खरीदती है या किसी और का बिजनेस पुराना हमने खरीद लिया है, ठीक है, तो अब उसको पेमेंट भी तो करना पड़ेगा, या तो आप कैश में करेंगे या चेक से करेंगे, या फिर कंपनी अपने शेयर देके भी कर सकती है। जब कंपनी अपने शेयर उसको देती है तो इसको कहते हैं शेयर इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब आप उसके बदले कैश नहीं ले रहे हैं, आपने असेट्स लिए या बिजनेस लिया है, उसके बदले आप इसको पैसा दे रहे हैं, पैसा नहीं देके आप उसको शेयर दे रहे हैं, तो उसको कहते हैं शेयर इशू ऑफ कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो फिक्स शेयर्स ऑफ बिजनेस एंड मेक्स द पेमेंट टू द वेंडर। वेंडर मतलब जिससे आपने असेट से बिजनेस खरीदा है, उधार में खरीदा, तो वो आपकी पार्टी जो है वो उसको वेंडर कहते हैं, सेलर जिसको बोल सकते हैं। इन फॉर्म ऑफ इशू ऑफ शेयर्स इन प्लेस ऑफ कैश इट इज कॉल्ड इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यानी कैश की जगह या चेक की जगह हम उसको शेयर्स दे देते हैं वेंडर को, तो उसको ये बोलते हैं शेयर इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अगले टॉपिक पे जाते हैं अपन। अब शेयर्स के इशू करने की कंडीशंस क्या है, तो एक तो पहले, तो उससे पहले हम देखेंगे एक होता है वर्ड पार वैल्यू। पार वैल्यू का मतलब होता है नॉमिनल या फेस वैल्यू। मैंने जैसे अभी लिखा था कि 80,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, तो ये जो 100 रुपए है ये आपकी फेस वैल्यू है, यानी नॉमिनल वैल्यू। तो इसको नॉमिनल वैल्यू कहते हैं, यानी पार वैल्यू भी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पार वैल्यू। अब शेयर इशू करते हैं, तो शेयर इशू ऑफ एट पार। एट पार का मतलब फेस वैल्यू पे। 100 रुपए के शेयर 100 पे इशू किए, 10 रुपए के शेयर 10 पे इशू किए, 50 के शेयर 50 पे, 25 के शेयर 25 के। फेस वैल्यू कोई भी हो सकती है, वो तो मैंने एग्जाम्पल 100 रुपये दिया है। और कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि वो 100 रुपीज़ पर शेयर है, 1000 रुपीज़ पर शेयर है, 10 रुपीज़ पर शेयर है, 500 पर शेयर है, या 50, 25। वो आपको क्वेश्चन जब प्रैक्टिकली करोगे उसमें क्लियर हो जाएगा। अब है इशू ऑफ शेयर फॉर एट प्रीमियम, यानी कि इट इज इशू ऑफ शेयर इट एट मोर देन द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू पे आपने जो इशू किया है उसको बोलते हैं। जैसे 100 रुपये के शेयर है, आपने 110 पे कर दिया, 115 पे कर दिया, 120 पे कर दिया, 200 पे कर दिया, वो आपकी कंपनी की पॉलिसी पे है। कंपनी की जितनी बड़ी गुडविल वो उतनी बड़ी ज़्यादा प्रीमियम वसूल कर सकता है अगर पब्लिक देने को तैयार है। तो जितने भी आप फेस वैल्यू से ज़्यादा पे इशू करते हैं वो एक्स्ट्रा मनी ही प्रीमियम है, तो इसको बोलते हैं शेयर इशू एट प्रीमियम। अगला बढ़ते हैं, शेयर इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, यानी 100 रुपये की चीज़ हमने 100 से कम पे इशू किया है, 90 पे कर दिया, 80 पे कर दिया, तो वो होता है शेयर इशू एट डिस्काउंट। लेकिन अ कंपनी के सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग अ कंपनी कैन नॉट इशू शेयर एट डिस्काउंट। कोई भी कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकती, ठीक। लेकिन अदर देन स्वेट इक्विटी शेयर, अगर कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू करती है तो वो डिस्काउंट पे कर सकती है। वो तो होता क्या है, एक तरह से कंपनी अपने डायरेक्टर्स, अपने एम्प्लॉयज़, उनको बोनस के रूप में या उनके लिए खुश करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कंपनी अपने शेयर उनको दे देती है, तो वो डिस्काउंट पे दे सकती है। बाकी अदरवाइज कोई भी कंपनी शेयर जो है वो डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं अपन। अगला पॉइंट है शेयर्स पेबल इन। अब शेयर जो कंपनी इशू करती है वो 2 पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकती है। एक तो लमसम। लमसम का मतलब जैसे कि आपने 1 लाख शेयर्स है एट द रेट 100 ईच, तो आपने लमसम एक साथ में इशू कर दिया। अब भले 80 रुपये पे करो, फेस वैल्यू 100 रुपये और आपने 80 पे किया है, तो डिस्काउंट नहीं है, वो 20 रुपये रिजर्व में रखें, ये अनकॉल्ड कैपिटल है।
तो पूरे 1 लाख आपने शेयर अब पूरे 100 रुपये एक साथ मांग लिए, तो वो है लमसम। दूसरा है शेयर पेबल इन इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट का मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट मतलब 100 रुपये के टुकड़े कर दिए, पहली बार इतना मांगा, दूसरी बार इतना, तीसरी बार इतना, चौथी बार इतना, ठीक है ना। वो कंपनी के MOA के अकॉर्डिंग वो अपनी इशू कर सकते हैं। सपोज करो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी, सेकंड होती है उसको बोलते हैं अलॉटमेंट, और थर्ड होता है उसको बोलते हैं कॉल्स। अब कॉल्स आपके फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल कैसे भी हो सकती है, ठीक है। तो मिनिमम 2 इंस्टॉलमेंट्स, मैक्सिमम 5 इंस्टॉलमेंट। हम अभी तक तो हमने देखा इतना ही हो सकता है, कंपनी की पॉलिसी है और कंपनी रूल होंगे, देखेंगे बाद में। तो इंस्टॉलमेंट आपके कोर्स में इतना ही है कि मैक्सिमम मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 इंस्टॉलमेंट आती है अभी तक तो, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट समझ ही गए होंगे। इस जो 100 रुपये की वैल्यू है, सपोज करो इसके टुकड़े कर दिए कि यहाँ पे 30 रुपीज़ कॉल किया, यहाँ पे 20 किया और बचा हुआ 50 इस पे किया। अब 50 को अगर 2 इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट और सेकंड कॉल अलग अलग है, तो फर्स्ट कॉल पे फिर 20 रुपये, सेकंड कॉल पे 30 रुपये, या फिर 25 इस पे, 25 इस पे, जो कंपनी जो क्वेश्चन आपको कहता है वैसे करना है। तो ये इंस्टॉलमेंट है। अगला टॉपिक है प्रो राटा अलॉटमेंट। कि प्रो राटा अलॉटमेंट मीन्स अलॉटमेंट प्रपोर्शन ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर, कि जो आपने जितने शेयर इशू किए हैं, सपोज करो कि 1 लाख शेयर आपने पब्लिक में इशू किए थे और एप्लीकेशन जो है वो 1,20,000 शेयर्स की आई है, तो एक्स्ट्रा शेयर कितने आए? 20,000। कंपनी की पॉलिसी है, रूल ये कहता है कि जितने शेयर आपने इशू किए हैं उससे ज़्यादा का अलॉटमेंट नहीं कर सकते। कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा का अलॉटमेंट नहीं हो सकता। तो एक्स्ट्रा 20,000 शेयर है उसका क्या करेंगे? तो एक्स्ट्रा जितना भी आता है उसको आप या तो रिफंड कर देंगे या आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे या प्रो राटा बेस पे करेंगे, यानी कि एक रेशियो बेस पर आगे की इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करना है। तो जैसे हम होगा वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, तब देखेंगे। तो या तो हम एडवांस मान के, जैसे कि 1,20,000 शेयर पे एप्लीकेशन पे आया पैसा, तो या तो 20,000 को अलॉटमेंट का एडवांस मान के रख लेंगे, फर्स्ट कॉल का भी मान के रख लेंगे, सेकंड कॉल का मान के, तो प्रो राटा पे आ गया। और कहीं अलॉटमेंट पे रखना, बचा हुआ पैसा रिफंड कर देना था, रिफंड कर देंगे। नहीं, हमें कुछ नहीं करना है कि 20,000 जो एक्स्ट्रा शेयर आए थे उसकी मनी रिजेक्ट करके रिफंड कर देनी, तो वो कर लेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते थोड़ा सा और। कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या है? ये वो अमाउंट है जब कंपनी शेयर इशू करती है तो कुछ शेयर होल्डर एप्लीकेशन दे देती है, अलॉटमेंट दे देती है, लेकिन फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं देती है, उनकी कंडीशन नहीं है या उनकी इच्छा नहीं है या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो पेमेंट नहीं करता। तो जो पेमेंट नहीं आ रहा है उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। अब कंपनी क्या करती है? अगर वो बाद में पेमेंट करता है तो कंपनी उससे इंटरेस्ट वसूल करती है। तब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग, कि टेबल F के अकॉर्डिंग, मिनिमम वो जितना कॉल्स इन एरियर है उस पर 10% इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो एनी अमाउंट विच हैज़ बीन कॉल्ड और डिमांडेड बाय कंपनी फ्रॉम शेयर होल्डर, कोई भी अमाउंट कंपनी ने शेयर होल्डर से डिमांड की है बट नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर टिल द लास्ट डेट ऑफ मेंशन इन कॉल्स लेटर, जो कॉल लेटर में डेट दी है उस डेट तक अगर वो पेमेंट नहीं करता है शेयर होल्डर, कॉल्ड एज कॉल इन एरियर, तो उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। कंपनी कैन चार्ज इंटरेस्ट ऑन दिस एट रेट मेंशन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कि टेबल F के अकॉर्डिंग 10% कंपनी जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो ये इंटरेस्ट है 10% किस पे? कॉल्स इन एरियर पे। अगला है कॉल्स इन एडवांस। अब कई शेयर होल्डर ऐसे भी होते हैं कि बार बार की झंझट से बच जाए कि कौन इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेगा, एक साथ ही पेमेंट कर देते हैं। तो वो जो एडवांस दे रहा है कंपनी को, तो कंपनी को बेनिफिट हो रहा है, तो कंपनी इस बेनिफिट के बदले उस शेयर होल्डर को इंटरेस्ट पे करेगी, वो भी टेबल F के अकॉर्डिंग ही करेगी। लेकिन यहाँ पे कंपनी वसूल तो 10% कर रही थी कॉल्स इन एरियर पे, लेकिन एडवांस पे 12% पर एनम से इंटरेस्ट पे करेगी। तो एनी अमाउंट पेड इन एक्सेस ऑफ व्हाट दे हैज आस्क्ड टू पे कॉल्ड एज कॉल इन एडवांस, जितना हमने कॉल किया था उससे ज़्यादा पेमेंट को कर रहा है, आगे इंस्टॉलमेंट का ही पेमेंट कर रहा है,
तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। अगला फोर फीचर ऑफ शेयर्स। अब ये जो कॉल्स इन एरियर था, अब ये टाइम पे पेमेंट नहीं करता है, कंपनी ने नोटिस भी दे दिया 14 दिन का भी आप पेमेंट करो, अगर वो तो भी जवाब नहीं देता है, पेमेंट नहीं करता है, तो कंपनी चाहती है तो उसके शेयर्स को फॉरफिट कर सकती है, मतलब उसके शेयर्स को कैंसिल करके और उसके जितना पैसा उसने कंपनी को दिया था वो कंपनी फॉरफिट कर लेगी, जब्त कर लेगी। वो कंपनी का एक्स्ट्रा बेनिफिट, कंपनी पैसा वापस रिफंड नहीं करती है। कि फोर फीचर ऑफ शेयर मीन्स कैंसिलेशन ऑफ अलॉटेड शेयर, जो कि शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए थे उसको शेयर होल्डर को, वो शेयर कैंसिल कर देगी। सपोज को से 1000 शेयर था किसी के पास, उसने फर्स्ट कॉल का पेमेंट 30 रुपये नहीं दिया, यानी कि इसने टोटल पेमेंट 30,000 नहीं दिया, इसका मतलब 70,000 तो उसने दे दिया था, वो उसने पेड कर दिया था। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी उसको नोटिस भेजेगी कि भैया ये आपके 30,000 बाकी है, आप जमा करो फटाफट, लाओ। नहीं लाओगे तो कंपनी आपके शेयर को जब्त कर लेगी, कैंसिल कर देगी। तो जैसे ही शेयर होल्डर इसका कोई जवाब नहीं देता है तो कंपनी अगला प्रोसेस यूज करती है और 70,000 से जो है पैसे उसके जब्त कर लेती है और उसके शेयर्स को कैंसिल कर देती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे। अब एक लास्ट पॉइंट है जिसको हम डिस्कशन करते हैं, बाकी का पॉइंट हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बड़ा हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने पॉइंट्स जो है वो थ्योरिकल सारे पोर्शन लगभग एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जब भी एग्ज़ाम हो एक बार आप इसको खोल के देख लें, सिर्फ एक बार सुन भी लेंगे तो आपको दिमाग में बढ़ जाएगा कि इसका मीनिंग क्या होता है। और नोट्स चाहिए तो आप अवेलेबल हो जाएंगे, आपको मैं करा दूंगा, इस पे ही साइट पे लिंक दूंगा, वहाँ लिंक से आप वो नोट्स ले सकते हैं। कोई चार्जेबल नहीं है अभी फ़िलहाल, मस्त रहो मस्ती में, ठीक है, ये एंजॉय करो। बच्चों की ईद के लिए हमने वीडियो बनाया है, हमारा इसमें कोई मोटिव नहीं है कि हम पैसा अर्न करें, क्या करें, हम अपना फ्री टाइम में बच्चों के फ़ायदे के लिए करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कोचिंग नहीं कर पाते हैं या उनकी कई जिम्मेदारियां होती है फैमिली की, तो वो भी काम करते हैं और रेगुलर स्कूल भी नहीं जा पाते, प्राइवेट फॉर्म भरते हैं, तो वो हमारे इस वीडियो का मज़ा ले सकते हैं और जब भी फ्री टाइम हो वो पढ़ सकते हैं। और नोट्स चाहिए तो हमारे एक लिंक बाद में हम जारी कर देंगे, तो नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो रीइश्यू ऑफ शेयर्स। अब जो आपने कंपनी ने शेयर फॉरफिट किए थे, जैसे कोई हमने एक सपोज करो कोई कंपनी फाइनेंस पे गाड़ी उठाई थी और हमने उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं भरी, तो सीजिंग नोट आता है, आप जवाब नहीं देते, दूसरी बार आता है, तीसरी बार आता है, तीसरी बार तो आदमी आके आपकी गाड़ी उठा के ले जाएगा। मतलब ये एक तरह से शेयर कैंसिल हो गए, फॉरफिट हो गए, आपने जितना पैसा भरा था वो जब्त हो गया। फिर भी कंपनी कुछ टाइम तक आपके वो गाड़ी अपने पास फाइनेंस कंपनी रखती है ताकि आप आके और गाड़ी छुड़ा के ले जाएं, लेकिन नहीं जाते हैं। तो एक टाइम पीरियड देती है, उस टाइम पीरियड के बाद कंपनी वो फाइनेंस कंपनी क्या करेगी, आपकी गाड़ी को नीलाम कर देगी, ऑक्शन निकालेगी और बेच देगी। वैसे ही कंपनी क्या करेगी, अपने शेयर जो आपने कैंसिल किए थे वो कंपनी जब भी चाहे वापस उसको रीइश्यू कर सकती है। अब रीइश्यू कैसे कर सकती है, तो उसका भी एक लॉजिक है। 3 तरह से कर सकती है, एट पार कर सकती है, एट प्रीमियम और डिस्काउंट भी। अब आप सोच रहे होंगे डिस्काउंट पे शेयर तो इशू होते नहीं, लेकिन रीइश्यू होते हैं। तो रीइश्यू आप डिस्काउंट पे कर सकते हैं, कितना, जितना फॉरफिटेड आपका अमाउंट है उतने अमाउंट तक आप डिस्काउंट दे सकते हैं, उससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते। ठीक है, जैसे पिछले एग्जाम्पल हमने देखा 70,000 आपने जब्त कर लिए थे, तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपका 70,000 रुपीज़ तक रहेगा, उससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते। तो अब आगे देखते हैं कि रेशियो ऑफ शेयर मीन सेल ऑफ फॉरफिचर शेयर। जो फॉरफिचर शेयर तो उसको हमने सेल कर दिया है, बेच दिया है। इफ एनी शेयर होल्डर फेल टू पे द अमाउंट ऑन एनी कॉल, हिज मनी फॉरफिटेड or withheld by company, this is called forfeiture of shares. Forfeiture of shares refers to the cancellation of and termination of membership of the shareholder by taking away the share and right of membership. बस तो उसको हम मेंबरशिप से हटा देंगे और उसको कैंसिल कर देंगे शेयर्स को, वो मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, और कुछ ये 2 पॉइंट है, चलो हम इसको भी डिस्क्राइब कर ही लेते हैं, तो ज़्यादा क्या है टाइम नहीं लगेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स अगले पॉइंट पे देखेंगे
सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन अकाउंटिंग शेयर ऑफ कैपिटल, वैसे हमने डिस्क्राइब किया है, बीच में वापस देख लेते हैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन में सेक्शन लगता है 39। सेक्शन को बहुत ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं आजकल और फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं, तो कई बार सेक्शन भी पूछा जाता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन में सेक्शन कौन सा लगता है, तो सेक्शन 39। इट इज़ अ मिनिमम अमाउंट स्टेट prospectus that must be subscribed by public before the allotment of security is made। तो इस सेक्शन में सब दिया हुआ है कितना मिनिमम होना चाहिए। फिर भी अगर आपको क्वांटिटी भी देखनी है तो 90% ऑफ इशूड शेयर, शेयर इशूड होता है उसका 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। दूसरा प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, सेक्शन 42। कई कंपनियां मार्केट में इशू नहीं करके, प्रॉस्पेक्ट इशू नहीं करके, वो डायरेक्ट किसी को शेयर दे देती है, उसको कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। दिस इज एन इशू ऑफ शेयर्स टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और सम सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन्स सब्जेक्ट टू प्रियर अप्रूवल एग्जिटिंग शेयर होल्डर्स। देयर इज नो नीड फॉर इशूइंग फॉर्मल प्रॉस्पेक्टस एंड इट्स कॉस्ट एंड टाइम सेविंग मेथड इज रेजिंग कैपिटल। कई बार कंपनियां अपनी टाइम बचाने के लिए, प्रॉस्पेक्टस का पैसा बचाने के लिए, कॉस्टिंग कम आए तो वो डायरेक्ट पर्सनली इशू कर सकती है, तो उसको कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। वो किसके अकॉर्डिंग, सेक्शन 42 के अकॉर्डिंग। ठीक है, आज इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अडा क्लासेस, सॉरी ये मेरी ऑफलाइन क्लास है जो हम क्लास लेते हैं अपने जगह पे जहाँ हम पढ़ाते हैं, लेकिन अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम ड्रीम बिग क्लासेस विद हाड़ा सर के साथ। तो बाय, टाटा, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।